नमस्कार, खबर अपने एमपी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगाने के लिए पूरे प्रदेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आवश्यक सेवाएं देने वाले दफ्तरों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही हाजिर होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इनका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है और इसके साथ ही अब ऑटो और ई रिक्शा में 2 सवारी बैठाने की इजाजत होगी। तो वहीं टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहन में 3 लोग मास्क के साथ यात्रा कर सकेंगे। नई गाइडलाइंस में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। किसी भी दफ्तर में 10% से ज्यादा कर्मचारी उपस्थित न हो, ये कहा गया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को इस नियम से छूट मिलेगी। किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश में ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, इसके तहत किन बातों पर फोकस किया गया सबसे ज्यादा? बिल्कुल जी, ये देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में खासतौर पर, ऐसे में ये नई गाइडलाइन जारी की गई। हमने देखा था पिछली दफा 12 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की गई थी, जिनमें कहा गया था कि जो सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हैं वहां 25% स्टाफ के साथ काम होगा। लेकिन अब जिस तरीके से 12 तारीख के बाद हालात बदले हैं, लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, तो अब उस 12 अप्रैल के आदेश को संशोधित किया गया है और अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब जो 25% स्टाफ था उसकी संख्या घटाकर और भी 10% कर दी गई है। मतलब अब जो तमाम सरकारी विभाग हैं जो अति आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं, देखिए अगर नगर निगम, स्वास्थ्य, इसके अलावा ग्रामीण विकास, इस तरह स्वास्थ्य, फायर, दमकल, तो तमाम इस तरह के जो विभाग हैं जो जमीनी अमले के तौर पर काम करते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विभाग अब 10% कर्मचारियों के यानी कि स्टाफ के साथ काम करेंगे। हालांकि जो कर्मचारी घरों पर रहेंगे वो वर्क फ्रॉम होम कंडीशन में अपना काम करेंगे, यानी घर से ही वो अपना काम कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ऑटो में 2 सवारी, इसके अलावा निजी 4 व्हीलर्स हैं उनमें 3 लोग ही मास्क लगाकर बैठ सकेंगे। अब इससे ज्यादा लोग अगर बैठेंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा जो सब्जी मंडियां हैं, कई दिनों से देखने में आ रहा है कि सब्जी मंडियों में जो बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां हैं वहां भीड़ लग रही है, तो उन मंडियों को छोटे छोटे मंडियों में तब्दील किया जाए, अलग अलग टुकड़ियों में जो है सब्जी का मार्केट लगाया जाए, ये एक जरूरी किया गया है। इसके अलावा जो थोक व्यापारी हैं किराने के, उनका जो सामान है वो छोटे व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं तक अच्छी तरह ठीक तरीके से व्यवस्थित पहुंच सके, इसकी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। हालांकि देखिए जो निजी दफ्तर हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनमें अगर आईटी कंपनियों को छोड़ दी जाए, कुछ बीपीओ कॉल सेंटर्स को छोड़ दिया जाए, तो उनमें भी अब 25% की जगह 10% स्टाफ कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये नसीहत दी जा रही है लोगों को कि घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर आप दफ्तर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप घर बैठकर भी काम कर सकते हैं अपना, तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो इस तरीके से नई गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन जो है आज से लागू हो जाएंगी। रात से हम ये कह सकते हैं। गृह विभाग मध्य प्रदेश के जो सचिव हैं राजेश राजौरा, उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर लगातार संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश के तहत ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। बिल्कुल वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश में ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो वहीं इंदौर के बाद अब भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए शादी के फेरों पर रोक लगा दी गई है। भोपाल जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादी की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अब तक भोपाल में 30 लोगों को अनुमति थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भोपाल जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादी पर रोक लगा दी है। और खबर जबलपुर से आपको बता दें, जहां चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइंस का पालन न होने का मामला सामने आया। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग को भी हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। 2 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया है। 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है इस नोटिस का। याचिकाओं में दमोह उपचुनाव का मुद्दा उठाया गया। दमोह के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी मुद्दा उठाया गया। चुनाव प्रचार में गाइडलाइंस का पालन न होने का आरोप भी लगाया। गाइडलाइंस का पालन न होने के चलते कोरोना फैलने का भी आरोप लगाया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयंसेवी संस्थाओं और डॉक्टरों से बात करते नजर आए और इस दौरान विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। बैठक में संस्थाओं के योगदान को लेकर चर्चा हुई और इन संस्थानों ने कई अस्थायी अस्पताल बनाए हैं जिसमें कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। बैठक में कोरोना के रोकथाम के लिए नए उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे इंदौर समेत पूरे प्रदेश के लिए राहत भरी खबर आई है। आज बेंगलुरु से 15,000 इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंची और यहां से इंजेक्शन को हेलीकॉप्टर की मदद से अलग अलग जिलों में भेजे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 312 बॉक्स में से 57 बॉक्स भोपाल, 26 बॉक्स सागर, 50 बॉक्स ग्वालियर, 32 बॉक्स रीवा, 50 बॉक्स जबलपुर और 41 बॉक्स उज्जैन भेजे गए। इंदौर को 56 बॉक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। रविवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन के 125 बॉक्स इंदौर पहुंचे थे जिसमें लगभग 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद थे। कुछ दिन पहले इंदौर के डॉक्टरों की बैठक हुई थी जिसमें अधिकतर डॉक्टरों का कहना था कि ये इंजेक्शन केवल उन्हीं मरीजों के लिए है जिनके फेफड़ों में 30 से 40% से अधिक संक्रमण है। लेकिन जनता में यह भ्रम फैल चुका है कि यहाँ ये इंजेक्शन सभी कोरोना पेशेंट्स को लगाना अनिवार्य है और इसलिए प्रदेश में अचानक से इंजेक्शन की किल्लत हो गई थी। मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो इसके लिए सरकार एक्शन में आ गई है और लगातार जिलों में विशेष विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन को भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 50 बॉक्स ग्वालियर भेजे गए जिसमें 2400 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को रिसीव किया। रिसीव किए गए 50 डिब्बों में से 24 डिब्बे ग्वालियर जिले के लिए हैं जबकि 26 बॉक्स को आसपास के जिलों में भेजा जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप रतलाम पहुंची। हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 10 बॉक्स को रतलाम पहुंचाया गया जिनमें 480 इंजेक्शन है और इसके बाद अब गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की खुराक दी जा सकेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने लगी थी और इसको लेकर अब सरकार एक्शन में है और सभी जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को पूरा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपए दिए हैं। रीवा के कलेक्टर को पत्र लिखकर गिरीश गौतम ने कहा कि जरूरी उपकरणों की खरीद शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि विंध्याचल में कोविड-19 की विभीषिका झेल रहे आम लोगों को पर्याप्त उपचार समय पर मिल सके और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा पैसों की जरूरत होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। गिरीश गौतम ने इससे पहले श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर कोविड-19 के उपचारों में जरूरी उपकरणों की सूचना मांगी थी। आवश्यकता ऑक्सीजन की है और उपकरणों की आवश्यकता है तो मैंने 3-4 दिन पहले डीन को, अपने रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखा था। आज मैंने कलेक्टर को फिर लिखा है और ये कहा कि 50 लाख तक का मैं सैंक्शन कर रहा हूँ। आप जो उपकरण हो सकता है इस संबंध में जीवन बचाने के लिए उसको खरीद करें और ज़्यादा जरूरत हो तो एडिशनल मैं भी देने को तैयार हूँ। मध्य प्रदेश में कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच रतलाम विधायक चेतन कश्यप ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने निजी खर्च से रतलाम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट लगाने का ऐलान किया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट लगाने के लिए संभाग आयुक्त से अनुमति भी मिल गई है। 15 दिन के अंदर प्लांट लगाने की समय सीमा तय की गई है। आपको बता दें कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में 6 जिलों से कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में कोविड मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई टैंक है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर खाली की जाती है और इस टैंक में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के हिसाब से तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना मुश्किल हो रहा है जो मरीजों के लिए जान पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में चेतन कश्यप की यह पहल सराहनीय है। 1 मई से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगेगी। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की सलाह बताते हुए
ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी की सलाह फिर काम आई। मोदी सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राहुल हैं तो रास्ते हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। इस फैसले के बाद अब सियासत भी शुरू हो रही है। राहुल हैं तो रास्ते हैं, ये एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा है कि राहुल गांधी की सलाह फिर काम आई। मोदी सरकार ने 18 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के लिए राहुल गांधी की सलाह के बाद टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। एमपी कांग्रेस ने लिखा है राहुल हैं तो रास्ते हैं, यानी कि श्रेय लेने की यहां पर कोशिश की गई। कल एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अनुमति दे दी गई है और इसी फैसले के बाद एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया। देर से ही सही, आखिर सरकार ने एक सलाह तो मानी, राहुल गांधी जी की मानी। मनमोहन सिंह जी के दिए हुए सुझावों पर आज सरकार ने निर्णय लेकर हर भारतवासी को 18 उम्र से अधिक के सभी को वैक्सीन लगाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। देश के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन होना सुनिश्चित किया है। निश्चित ही यह निर्णय कोविड महामारी से हमें हमारे देश के नागरिकों को बचाने का काम करेगा। इसके साथ साथ ही अगर कोई अपनी ही पीठ अपने हाथ से शाबाशी के रूप में थपथपाना चाहे, जैसे कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी थपथपा रहे हैं, तो उन्हें देश का नागरिक रोक नहीं सकता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीसी शर्मा पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने शर्मा के धरना देने को नौटंकी बताया और कहा कि बजाय धरना देने को वो समाज के लिए महामारी के वक्त कुछ करें तो अच्छा होगा। विजयवर्गीय ने कहा कि शर्मा को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए इस वक्त काम करना चाहिए। तो वहीं केंद्र सरकार के 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के फैसले का विजयवर्गीय ने स्वागत किया और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। ऐसी नौटंकी से कुछ भी नहीं होता। ऐसी नौटंकी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी को बदनाम करने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार को बदनाम करेंगे तो आप वो पीसी शर्मा बैठ गए धरने पे तो किसी की जान बच जाएगी क्या होगा बताइए मुझे उससे। सिर्फ उनका पेपर में फोटो छपेगा, इसके अलावा और क्या होगा। कोई अच्छा काम करिए, कहीं ऑक्सीजन ढूंढिए, कहीं इंजेक्शन ढूंढिए, अपने संपर्कों का लाभ उठाकर किस प्रकार आप समाज में कुछ कर सकते हैं उसकी चिंता करिए। कैलाश जी, जो अपने वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर लेकर है उसको लेकर क्या बोलेंगे? 1 तारीख से जो लगने जा रहा है। अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए और समाज में ज़्यादातर लोगों को इंजेक्शन लगे, वैक्सीनेशन लगे, इसकी हमें चिंता करना चाहिए क्योंकि इंजेक्शन के बाद जिन लोगों को कोरोना हुआ है हमने देखने में आया कि उसको शारीरिक क्षति कम हुई है और कोरोना वो निकल गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन का भय नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अन्य राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को अन्य राज्यों में रोक लिया जा रहा है, जिसको लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान चिंतित नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ट्वीट कर ऑक्सीजन टैंकर्स को न रोके जाने की अपील की है और रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर्स को रोकने से गंभीर मरीजों की जान जाने का भी खतरा बना रहता है। इससे समय भी बर्बाद होता है। इंदौर में कल से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सरकारी अस्पताल का डॉक्टर मरीज को भर्ती करने के लिए 60,000 रुपए मांग रहा था। मामले में गंभीरता दिखाते हुए आज प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। सिलावट ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में फैसिलिटी मैनेजर गिरजा शंकर यादव मरीजों से संपर्क कर
अस्पताल के पीछे के रास्ते से मरीजों को डॉक्टरों के पास पहुंचाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा रहा था। पुलिस को इस मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। जो ऑडियो था वो 2 लोगों का ऑडियो आपस में बातचीत का, वो कर्मचारी यहाँ का नहीं है, वो किसी पता नहीं अपोलो का कर्मचारी है। उसकी जांच पुलिस को दे दी है, FIR हो रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जब प्रभारी मंत्री आता है, जो भी करना है उनको सब दुरुस्त करने का जो अधिकारी उसको निर्देश देने के लिए आया था। और जो कल की घटना जो छपी है उसके जांच के आदेश IG और DIG से बात हो गई है, उस पर जो भी दोषी पाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ID चौरसिया से पूछताछ की, तो वहीं ID चौरसिया ने वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने निजी कारणों से खुद को अपने पद से मुक्त करने के लिए लेटर लिखा था। ID चौरसिया ने कहा कि वो निजी कारणों से पद मुक्त हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। ID चौरसिया ने खुद को हिरासत में लिए जाने की खबर को भी गलत बताया। ID चौरसिया ने कहा कि उन्हें ना तो पकड़ा गया और ना ही बिठाया गया, क्राइम ब्रांच ने सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। तो वहीं हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टोर से जुड़े लोगों ने ही इंजेक्शन की हेराफेरी की। क्राइम ब्रांच को ड्रग स्टोर से एक डायरी भी मिली है। में जिस तरह की खबरें चल रही हैं वह निराधार है। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों से अधीक्षक पद से हटने के लिए स्वयं आग्रह किया था कि मुझे इस पद से हटा दिया जाए। जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी के सवाल है, पुलिस अपना कार्य कर रही है। क्राइम ब्रांच ने मुझे अधीक्षक होने के नाते बयान हेतु बुलाया था, ना तो उन्होंने मुझे पकड़ा है, ना कोई है उन्होंने मुझे बैठा कर रखा। कोरोना महामारी के बीच आपदा को अवसर बनाकर अस्पताल माफिया जमकर लूट खसूट कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के सेंट्रल किडनी अस्पताल से सामने आया, जहां कोरोना के इलाज के दौरान 2 दिनों से भर्ती एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि कोरोना इलाज के नाम पर अस्पताल में मरीज के परिजनों को 2,10,000 का बिल थमा दिया गया और पैसे नहीं देने पर शव देने से इनकार कर दिया गया। तो वहीं हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने 10,000 रुपए में शव का सौदा कराने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने 1,10,000 रुपए लेकर ही माना। आपको बता दें कि सरकार और हाईकोर्ट ने सभी निजी अस्पतालों को रेट कार्ड डिस्प्ले करने को कहा है। इसके बाद भी जहां बड़े अस्पतालों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे अस्पतालों को शह दे रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल में हम अपने लड़के को लेके आए थे, इनने मार डाला हमारे लड़के के लिए, और 2 दिन भी नहीं हुए और हमसे ये 2,10,000 रुपए मांग रहे हैं ये। और नायब तहसीलदार आकर के यहाँ पर सेटलमेंट करके गया कि 10,000 रुपए दे करके आप अपना मरीज लेके चले जाइए। उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमको पूरा 1,10,000 रुपए दीजिए, हम मरीज छोड़ेंगे आपका। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद रोज संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। तस्वीरें राजगढ़ के ब्यावरा से सामने आई। जिले में कोरोना कर्फ्यू घोषित है और इसके बावजूद सब्जी मंडी में हजारों लोगों की भीड़ टूट पड़ी। एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर लोग खरीदारी करते दिखे। बता दें कि राजगढ़ में अभी तक कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बैतूल में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को भी मार दिया। ट्रिपल मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है और मानसिक रूप से कमजोर भी बताया जा रहा है। उसके अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने किसी हथियार से वार करके पिता की हत्या कर दी। विवाद होता देख पड़ोस में रहने वाली 60 साल की बुजुर्ग महिला और 28 साल की उसकी बेटी मौके पर पहुंचे और इसके बाद आरोपी ने उन पर भी वार कर दिया और दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां जोरासी घाटी पर यात्री बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस में ज्यादातर लोग टीकमगढ़ और छतरपुर के सवार थे, जो दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद अपने घर जा रहे थे। लेकिन ग्वालियर झांसी हाईवे पर जोरासी घाटी पर बस हादसे का शिकार हो गई।
बताया जा रहा है कि बस में तकरीबन 80 लोग सवार हैं। मुरैना के माता बसैया इलाके में सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया और इसकी चपेट में एक लोडिंग वाहन आ गया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। सड़क पर टैंकर पलटने से लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।